कक्षाओं के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संपदा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्रण। विभिन्न प्रकार के जैव रसायन होते हैं, इस पर्यावरण में उपस्थित होते हैं हमारी संपदा के रूप में। उनका चक्रण कैसे होता है, कैसे वह इस प्रकृति में विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हुए भी लगातार हमारे लिए उपयोगी बने हुए होते हैं, हमें प्राप्त होते रहते हैं। जीवमंडल के जैविक और जो अजैविक दोनों घटक होते हैं, उनके बीच का जो सामंजस्य होता है वही जीवमंडल की गतिशीलता, जीवमंडल को गतिशील बनाता है और स्थिर भी रखता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ का और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन से ऐसे घटनाएं हैं जिनसे यह जैव संतुलन बना रहता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस आज के टॉपिक में पहला है जलीय चक्र। आपने देखा है कि जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद कैसे वर्षा होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए कभी नहीं देखा है, कभी देखा नहीं है। क्यों? तो यह जल इन जलाशयों से वापस कैसे आता है, पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा यह जल जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। यह चक्र विभिन्न क्रियाओं से गुजरता हुआ पृथ्वी पर गिरता है और फिर समुद्र में जाता है, लेकिन उसके पहले अनेक तरह की क्रियाओं से गुजरते हुए फिर से वापस समुद्र तक पहुंचता है। यह पूरा जलीय चक्र एक जटिल प्रक्रिया है जो कि आसानी से समझाई नहीं जा सकती है, लेकिन यह जान लें कि जल पहले वाष्पित होता है, फिर सजीवों के भीतर आता है, फिर सजीवों या पृथ्वी पर आता है, फिर वाष्पित होता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और यह जल चक्र बना रहता है। जलीय चक्र का एक दूसरा पहलू यह है कि हम जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम होता है और घुलाने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं और इस प्रकार नदी में पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है और इसका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। तो एक पहलू यह भी है जल चक्र का कि पृथ्वी पर जो ह्यूमस होता है, जो जलीय खनिज पदार्थ होते हैं, उनको यह जल अपने अंदर घुलने देता है और फिर अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाता है, जिसका उपयोग समुद्री जीव जंतु या पौधे करते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है और यह गैस जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत सारे अणुओं का भाग होता है, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए और कुछ विटामिन। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे एल्कलाइड तथा यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन सरल हो जाएगा। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़ करके दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब सभी जीव वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं और ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ उनकी जड़ों में गांठों पर पाए जाते हैं। साधारणतः यह नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, यह फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे मूल ग्रंथिका कहा जाता है, उसमें पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलती रहती है, जैसे बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुई उच्च ताप और दाब से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। यह ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों द्वारा किया जाता है।
नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन जो है वह पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को ग्रहण करते हैं। मतलब पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के रूप में, और उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। इस अमीनो अम्ल का उपयोग करके प्रोटीन बनाया जाता है शरीर के भीतर पौधों के या जंतुओं के, और कुछ दूसरे जैव रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। यह नाइट्रोजन दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं के द्वारा किया जाता है। जब जंतु या पौधे की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में बदल देते हैं तथा अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप में गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है तथा जीवित प्राणियों में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में बदल जाता है। फिर यह साधारण परमाणु के रूप में वापस वायुमंडल में वापस आ जाता है। चित्र के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है वह कैसे विभिन्न जीवों के शरीर के भीतर विभिन्न यौगिकों के रूप में पहुँचती है और नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनियम बदलता है, जीव द्रव्य में जंतु में जाता है और फिर यह यहाँ से वायुमंडल में फिर इसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, यह जीव जंतुओं का विघटन होता है फिर नाइट्रेट्स के रूप में और डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा पुनः वायुमंडल में वापस पहुँच जाता है। तो यह सारी क्रियाएँ होती हैं जिनसे इस नाइट्रोजन का पूरे वायुमंडल में चक्रीकरण चलता रहता है। तो नाइट्रोजन चक्र हो गया, जल चक्र हो गया। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे कि और से जो रासायनिक पदार्थ हैं जैव रासायनिक चक्रण कैसे उनका होता है। आज की क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो आप उसको फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर कर लें, पूछ लें हमसे। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।